नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स्ट्रा एजुकेशन पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। दोस्तों इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको नई नई ट्रिक्स और रटने के तरीके बताते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने देखा कि कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जो इस टॉपिक को ढंग से डिस्क्राइब कर सके, टॉपिक को ढंग से समझा सके। सब रटाने की ओर में लगे हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से 1% तो जरूर आता है और अधिकतर रटने वाले विद्यार्थी सवाल गलत कर देते हैं। क्योंकि जैसे सवाल आया कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां कौन से देश से ली गई है, तो जल्दी जल्दी में अगर आपने ऑप्शन देख लिया कहीं पे जर्मनी, तो आप जल्दी जल्दी में जर्मनी को सही कर दोगे क्योंकि आपका कोई ट्रिक से रटा होगा कि आपातकाल जर्मनी, आपातकाल जर्मनी। लेकिन दोस्तों आपका सवाल गलत हो गया क्योंकि संविधान में केवल आपातकाल के समय मूल अधिकारों के निलंबन को ही जर्मनी से लिया गया है और आपातकाल की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो दोस्तों ऐसे ही कई सवाल होते हैं जो केवल रटने से नहीं होते, रटने से आपके क्लियर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको विस्तार से इस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं एक क्विज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी कराने वाला हूं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अब हम टॉपिक पर आते हैं कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं। तो दोस्तों पहले एक चीज़ समझिए, आपकी भारतीय संविधान को दो प्रकार के स्रोतों से लिया गया है। संविधान में दो प्रकार के स्रोत माने गए हैं, जैसे कि एक पहला हो गया आंतरिक स्रोत, दूसरा हो गया बाहरी स्रोत। दोस्तों आंतरिक स्रोतों से हमारा मतलब है कि जो अंग्रेज हमारे देश पर शासन करने के लिए अलग अलग अधिनियम लाए थे, उनसे उनसे जो चीज़ें उठाकर हमारे संविधान में डाली गई है उनको हम आंतरिक स्रोत कहते हैं। और दूसरा हो गया बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत का मतलब बाहरी देशों जैसे अमेरिका, यूके, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इन देशों से जो हमारे संविधान में जो चीज़ें डाली गई है इनको बाहरी स्रोत कहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान को कोई दूसरे देशों या बाहरी अधिनियमों से उठा के सीधा कॉपी पेस्ट किया गया है। जैसे अलग अलग संविधानों देशों के संविधानों की अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे अधिनियमों को उठा के हमारे संविधान में भारत के जो रूपरेखा पे जिस प्रकार सही ढंग से लागू हो सकते हैं उनमें परिवर्तन करके भारतीय संविधान में डाला गया है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान का स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों ये अंग्रेजों द्वारा दिसंबर 1935 में लाया गया था, जो कि भारत पर शासन करने के लिए लाया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। दोस्तों इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्तमान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि संविधान का कितना बड़ा हिस्सा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है दोस्तों कि संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। दोस्तों अब मैं आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ली गई है तो सारी चीज़ें तो बता नहीं सकते एक वीडियो में, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक हो गई राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। दोस्तों आपको पता होगा राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती है। जैसे पहली होती है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसके बारे में अनुच्छेद 352 बताता है। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जैसे युद्ध या फिर आंतरिक में सशस्त्र विद्रोह के समय लगाया जाता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 352 में मिलता है। और राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, जो कि एक बार 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय लगा था। और दोस्तों दूसरा प्रकार का आपातकाल होता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, मतलब अगर राज्य की सरकारें अगर सही ढंग से राज्य को नहीं चला पा रही है तो राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 356 में किया गया है। और दोस्तों तीसरा प्रकार का आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों इसका जिक्र आपको पता है 360 में, अनुच्छेद 360 में किया गया है, लेकिन ये आज तक कभी हमारे देश में लगा नहीं है। दोस्तों दूसरा जो हमने अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था वो था संघ तथा राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन। दोस्तों ध्यान दीजिए, संघ तथा राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन हमने लिया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से, लेकिन संघ तथा राज्यों की शक्ति के बीच का विभाजन व अवशिष्ट शक्तियां यानी कि शेष शक्तियां केंद्र में निहित होगी, ये लिया था हमने कनाडा से। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि संघ तथा राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन तो हमने भारत सरकार अधिनियम से लिया था और वो जो बची हुई शक्तियाँ होगी वो केंद्र में निहित होगी, ये हमने कनाडा से लिया था। और दोस्तों तीसरा हो जाएगा हमारा कि संघ का राज्य के शासन
हस्तक्षेप। दोस्तों आपने देखा कि भी अगर राज्य में आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। केंद्र मतलब केंद्र सरकार जो है राज्य की सरकारों के शासन में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये भी हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया था। दोस्तों अगला पॉइंट है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे भारत में जो मुसलमान, ईसाई और जो जो सभी माइनॉरिटीज़ है जैसे जैन, तो इन सब के एक अलग एक आरक्षित अधिकार है। इनको अलग अलग से आरक्षण मिला हुआ है शिक्षा में, सभी क्षेत्रों में। तो इनके हितों की रक्षा को भी हमने भारत सरकार अधिनियम से लिया था। और चीज़ें देखे जैसे यूपीएससी की स्थापना, सीए मतलब सीएजी यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक व अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की पद व नियुक्ति, वो भी हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली थी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के बताए। अब चलिए दूसरा, अब बाहरी स्रोतों को पढ़ते हैं हम। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के बाहरी स्रोतों को, अर्थात विभिन्न देशों से के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की। दोस्तों सबसे पहला नाम ब्रिटेन का ही आता है, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 वर्ष तक शासन किया, तो जाहिर है कि उनसे ही हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें भी ग्रहण की होगी। तो दोस्तों अब देखते हैं हमने ब्रिटेन यानी कि यूके से क्या क्या चीज़ें ग्रहण की। दोस्तों पहली चीज़ हमने जो ग्रहण की वो है कि भारत का संसदीय स्वरूप। दोस्तों आप संसद से संबंधित जो भी चीज़ें या जो भी इनसे अधिनियम देखते हो वो सब ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं। जैसे कि भारत का संसदीय स्वरूप, जैसे कि भारत का एक संसद होगा, भारत की संसद की द्विसदनात्मक प्रणाली, मतलब जो 2 सदन होंगे, भारत के संसद के 2 सदन होंगे, वो भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया। तीसरा है कानून निर्माण की विधि। दोस्तों आपको पता है कि कानून निर्माण जो होता है संसद में होता है, कि संसद के एक सदन में पहले ये पारित होता है, दूसरे सदन में फिर पारित होता है, फिर राष्ट्रपति पारित करता है। तो ये कानून निर्माण की विधि भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण की। और जो मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली है दोस्तों, वर्तमान में जो मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली है, जैसे कि मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होगा और उसके साथ ही जो मंत्री होंगे जैसे विदेश मंत्री, कानून मंत्री, तो ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली। दोस्तों अगला पॉइंट है निम्न सदन को ज़्यादा शक्तियाँ या लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ। दोस्तों ये चीज़ आपको पता होगी कि राज्यसभा से ज़्यादा शक्तियाँ लोकसभा को प्राप्त है। जैसे अगर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। प्रधान मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी भी लोकसभा होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार की शक्तियाँ जो कि निम्न सदन को ज़्यादा दी गई है, यह भी हमने ब्रिटेन से लिया। दोस्तों एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि हमने सांकेतिक राष्ट्रपति का पद, मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होगा औपचारिक रूप से, ये चीज़ हमने ली है ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटेन में भी एक सांकेतिक राष्ट्रपति का पद होता है जो केवल औपचारिक रूप से उसके पास शक्तियाँ होती है, बाकी शक्तियों का निर्वहन सरकार या मंत्रिमंडल ही करता है। प्रधानमंत्री का पद भी दोस्तों हमने ब्रिटेन से लिया। और एकल नागरिकता, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर बहुत बार सवाल आ चुके हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। एकल नागरिकता जो हमने वो भी ब्रिटेन से ली है। जैसे एकल नागरिकता का मतलब होता है कि पूरे देश में नागरिक कहीं भी रह रहा हो उसकी नागरिकता एक ही होगी। जैसे केवल वो भारत का नागरिक है यही होगा, अलग अलग राज्यों के हिसाब से उसकी नागरिकता नहीं होगी। जैसे अमेरिका में होता है कि अमेरिका में कोई रह रहा था उसकी अमेरिका की भी नागरिकता होगी, और वो जिस राज्य में या जिस स्टेट में रह रहा है उसकी भी नागरिकता होगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे भारत में एकल नागरिकता है और इसे हमें ब्रिटेन से ग्रहण किया है। दोस्तों मैंने आपको यूके के संविधान से जो चीज़ें महत्वपूर्ण बातें हमने ली थी वो मैंने आपको बता दी। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से हमने क्या क्या चीज़ें ग्रहण करी। दोस्तों यूएसए से भी हमने बहुत सी चीज़ें ग्रहण करी थी। जैसे कि पहली है लिखित संविधान। दोस्तों लिखित संविधान जो आज हम हमारे संविधान का वर्तमान स्वरूप जो लिखित रूप में देख रहे हैं, जो भारत का संविधान जो लिखित रूप से सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान है भारत का, वो ये व्यवस्था भी हमने अमेरिका से ली। मतलब लिखित संविधान की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, दोस्तों इसका मतलब है कि संविधान पूरे देश में सबसे ऊपर होगा और हम उसके पालनकर्ता होंगे, उसके सर्जनहार होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ भी हमने अमेरिका से ली कि संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से ली गई है कि संविधान सर्वोच्च होगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमने लिया कि संविधान की प्रस्तावना, जो अभी हम प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान की, या जो रखी गई थी संविधान की प्रस्तावना, वो हमने अमेरिका से ली थी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अब जो है वो है मूल अधिकार भी हमने अमेरिका से लिए थे। दोस्तों आपको पता है जब संविधान में डाले गए थे मूल अधिकार, तब मूल अधिकार थे 7, लेकिन बाद में एक संपत्ति के मूल अधिकार को उठा के 6 कर दिए गए। दोस्तों इस प्रकार हमने मूल अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए।
5वां पॉइंट है राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख व सर्वोच्च सेनापति। दोस्तों हमने ब्रिटेन से लिया कि राष्ट्रपति सांकेतिक राष्ट्रपति का पद हमने ब्रिटेन से लिया, लेकिन अमेरिका से हमने लिया कि राष्ट्रपति कार्यकारी यानी कार्यपालिका का प्रमुख होगा वह देश का सर्वोच्च सेनापति होगा। दोस्तों हमें पता है हमारे भारत के राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इस प्रकार दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों अनुच्छेद 61 से जो हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ये व्यवस्था भी हमारे संविधान में यूएसए से ली गई है। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हम उन्हें हटा सकते हैं, ये व्यवस्था यूएसए से ली है। चलो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब न्यायपालिका सबसे ऊपर होगी, न्यायपालिका पर कोई भी राजनीतिक आर्थिक या कोई ऐसा दबाव नहीं होगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका सबसे ऊपर होगी, ये भी हमने यूएसए से लिया। दोस्तों अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों आपको पता है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये व्यवस्था भी हमने अमेरिका से ली है। दोस्तों अगला है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों आप जानते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 64 और 89 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। तो दोस्तों आपने देखा कि अमेरिका के संविधान से भी हमने बहुत सी चीज़ें ली है। अब दोस्तों अगला देश जो है हमारा वो है आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड से हमने महत्वपूर्ण चीज़ जो ली है, सबसे महत्वपूर्ण वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आपको पता होंगे। और दोस्तों आपको ये बात पता होगी शायद कि आयरलैंड ने ये जो व्यवस्था है नीति निर्देशक तत्वों की स्पेन से ग्रहण की थी। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आयरलैंड से हमने ली थी नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। दोस्तों आपको पता होनी चाहिए राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में एकल संक्रमण पद्धति से होता है। तो दोस्तों ये एकल संक्रमण पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन की हमने आयरलैंड से ग्रहण की है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। दोस्तों ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से ली है कि राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से जैसे विज्ञान, साहित्य, कला आदि में निपुण लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से ली है। दोस्तों चलिए अगला देश है हमारा कनाडा से हमने लिया, अभी मैंने आपको पहले बताया था भारत सरकार अधिनियम में कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, वो हमने लिया था वहाँ से। लेकिन कनाडा से हमने क्या लिया, ये महत्वपूर्ण है। केंद्र व राज्यों के बीच की शक्तियों का वितरण व शेष शक्तियाँ केंद्र में निहित, मतलब केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा और जो शक्तियाँ बच जाएगी वो केंद्र में निहित होगी। राज्य उस पर अपना हक नहीं जता सकता, वो केवल केंद्र में निहित होगी। दोस्तों अगला हमारा देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने एक चीज़ ली, संविधान में संशोधन करना। दोस्तों आपको पता होगा वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था ली थी हमने दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों अगला देश हमारा आता है फ्रांस। तो दोस्तों आपको पता है फ्रांस से हमने ली थी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों आपको फ्रांस की क्रांति याद होगी, उसमें गणतंत्र वर्ड एक बहुत ही फेमस और नारा बन गया था आज़ादी के लिए, जो हमारे भारत में भी आज़ादी के लिए एक प्रमुख नारा रहा था। तो दोस्तों गणतंत्र का मतलब होता है कि प्रजा का शासन, प्रजा के द्वारा शासन। इस प्रकार जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है जो हमने फ्रांस से ली थी। दोस्तों अगला देश हमारा जर्मनी। तो दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जर्मनी से हमने सभी आपातकाल के व्यवस्था नहीं ली थी। आपातकाल की सभी व्यवस्था हमने जर्मनी से नहीं ली थी, बल्कि आपातकाल के दौरान जो नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं उनका निलंबन हो जाता है या वो खारिज हो जाते हैं। नागरिकों के मूल अधिकार आपातकाल के दौरान नहीं रहते हैं, ये व्यवस्था ली थी हमने जर्मनी से। दोस्तों अगला देश हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ ये ली कि प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा हम पढ़ते हैं वो हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से। और दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। दोस्तों आपको पता है 3 सूची होती है, संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी जो हम पढ़ते हैं समवर्ती सूची, वो हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से। और दोस्तों तीसरा हमने महत्वपूर्ण बात ली थी हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों आपका पता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों ये बात भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अब दोस्तों सबसे लास्ट में हमारा जो देश है वो है रूस, सोवियत संघ रूस। तो दोस्तों इसको मैंने लास्ट में भी इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो बाकी देशों के मैंने पढ़ाए
इनसे जो हमने चीज़ें ली वो मूल संविधान में जोड़ी थी, यानी जब संविधान बना तब। लेकिन रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए थे जो 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 में जोड़े गए थे। तो दोस्तों एक बात तो ये हो गई कि हमने मूल कर्तव्य रूस से लिए थे। और दोस्तों प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के आदर्श है वो भी हमने रूस से लिए थे। आई होप दोस्तों आपके सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कौन हमारे संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से लेके जोड़ी गई है। अब दोस्तों एक बार इसके रिवीजन के लिए और इनको ढंग से याद करने के लिए एक क्विज कर लेते हैं हम, जिसमें सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे और जो महत्वपूर्ण सवाल जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला सवाल है, भारतीय संविधान का सर्वाधिक हिस्सा कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत का संविधान का सर्वाधिक हिस्सा लिया गया था। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, उनको बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलिए तीसरा सवाल है, भारत की गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था कौन से देश से ली गई है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था आयरलैंड से हमने राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था या राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था ली है। पांचवा सवाल है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी स्पेन। तो दोस्तों अमेरिका से हमने सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो ली। नहीं, छठा सवाल है, भारत की द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इंग्लैंड से हमने द्विसदनात्मक और संसद से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाएं ली है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड। सातवां सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लेकर जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट है, बार बार एग्जामों में ये आता ही रहता है, तो ऑप्शन सी इसका आयरलैंड सही हो जाएगा। आयरलैंड से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व लेकर जोड़े गए हैं। और दोस्तों अगला सवाल है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। नौवां सवाल है, भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किस चीज़ को लेकर डाला गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया था, जो कि आर्टिकल 368 में बताया गया है। चलिए दोस्तों 10वां सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया था। दोस्तों मैंने आपको बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को लिया था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेरिका। तो दोस्तों आई थिंक आपको अब सब क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।